नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी राज्यों में एमपी सबसे बड़ी रणभूमि जहां होने जा रही वो मध्य प्रदेश है। इसकी तस्दीक शाह के लगातार हो रहे एमपी के दौरे कर रहे हैं। यानी रणनीति शाह की तो जनता के बीच पैठ रखने वाला नेतृत्व शिवराज का। पार्टी फुल चुनावी मोड में है, लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर, न केवल राज्य बल्कि केंद्र पर भी। अब विपक्ष के वार और दावों पर सरकार के करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश राज्य। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा मंडला से रवाना हुई और चौथी यात्रा की शुरुआत शिवपुर से हुई। मंच से हुंकार भरते हुए गृह मंत्री ने जीत का मंत्र दिया, अब की बार 150 पार। सीएम शिवराज ने केंद्र और राज्य की योजनाएं गिनाई। इधर नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए पार्टी को फ्यूज बल्ब करार दे दिया। लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मेरे बहनों और भाइयों, परिवार। मैं विकास के काम आज नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, और जोर से, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? ये सारे लोग फ्यूज हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे बौखला रहे। जवाब में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेताओं पर हमलों की बौछार कर दी। निशाने पर थी बीजेपी की राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक। खेत मजदूर और किसान, दिल्ली की सरकार जिसके नुमाइंदगे और रहनुमा आज दोनों यहां आए हैं, वो किसान को मध्य प्रदेश के राहत क्यों नहीं दे रही? क्या अमित शाह और गडकरी जी इस बात का जवाब हमको देंगे? चुनाव करीब हैं, ऐसे में गृह मंत्री शाह के लगातार हो रहे दौरे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है। जीत की रणनीति खुद गृह मंत्री के हाथों में। शाह टारगेट भी सेट कर गए। पार्टी कार्यकर्ता और नेता जोश में दिखे। मैजिक फिगर को हासिल करने के लिए उनके तर्कस में तीरों की कमी नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा उसी बुके का एक हिस्सा मानिए, लेकिन आखिरी मैजिक तो जनता जनार्दन के ही हाथों में है। शिवपुर से शैलेंद्र भदौरिया, खंडवा से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी और चौथी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ है। इससे पहले चित्रकूट, नीमच से 2 जन आशीर्वाद यात्राएं निकल चुकी हैं और अब मंडला और श्योपुर से 2 और जन आशीर्वाद का आगाज हुआ है। अब एक और आशीर्वाद यात्रा जो कि खंडवा से निकलेगी। जनसंपर्क पर पूरा जोर है बीजेपी का, लेकिन तमाम दूसरे पहलू हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी न्यूज 18 पर आपका। संतोष गौतम जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है संतोष जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। एक जो बार बार बीजेपी कह रही है कि भाई क्या जरूरत पड़ी आपको टारगेट रिवाइज करने की? आप पहले 200 पार कहते थे, 200 पार का टारगेट देते थे, क्या हुआ अचानक 150 क्यों हो गया? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी चुनावी रीति रणनीति प्रक्रिया है और हम क्या लक्ष्य निर्धारित करें, किस नीति के तहत काम करें, तो भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करती है।
मध्य प्रदेश में आज जैसा आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश 2003 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला और बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, हम सब इसके प्रमाण है। उस समय को हम सब ने देखा है। बिजली, सड़क, पानी की बुनियादी समस्याएं थी। असमय पावर कट मध्यप्रदेश की स्थिति थी। ओवरड्राफ्ट मध्यप्रदेश पर होता था और मध्य प्रदेश में लोग कहते थे कि बाई रोड आओ और जहां गड्ढे, जिस भी प्रदेश से एंटर करो गड्ढे आ गए यानी मध्य प्रदेश आ गया। तो ये सारी स्थिति मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी की 2003 की सरकार जब उमा जी की बनी तो पहला कॉल क्या था कि सागर से भोपाल तक की सड़क मार्ग की यात्रा 3 घंटे पूरी करना ये लक्ष्य था। आप सोचिए, चुनाव का विषय था ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी। और आज मध्य प्रदेश 24% की आर्थिक विकास दर के साथ नंबर 1 पर, 19% की कृषि विकास दर के साथ नंबर 1 पर, सारे राज्यों की तुलना में बात कर रहा हूं मैं। 17% की जीडीपी विकास दर के साथ 1 पर, 33,000 करोड़ का मात्र इस मध्यप्रदेश का बजट था जो आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है। प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी 2003 की, आज 1,40,000 रुपए। निर्यात में पिछले 5 साल में 38% की ग्रोथ है। गेहूं में हम नंबर 1 उपार्जन में, चने में नंबर 1, दलहन में, तिलहन में। आप देखिए टॉप 3 पैरामीटर सफलता के जहां भी होंगे मध्य प्रदेश दिखेगा। अभी सुरजेवाला जी को सुन रहा था, किसानों की बात कर रहे थे। इसी मध्य प्रदेश में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर 4 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान अन्नदाता के खाते में किया। गेहूं उपार्जन में नंबर 1 हुए तो पैसा किसको दिया? किसान को दिया ना। एक एक अन्न का दाना एक किसान का खरीदा। ये तो वो सरकार थी करप्शन नाथ जी की सरकार जिसने फसल बीमा का प्रशांत जी प्रीमियम नहीं भरा। शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री ने प्रीमियम भरा था, फसल मिला। ओला पाले पर कभी झांकने के लिए नहीं जाते थे। फसल बीमा का प्रीमियम का रिस्क कम कर दिया था। पैसा हिट के प्रावधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य। किसने मना किया था? भूरिया कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी 98 में। 2003 तक बंटाधार सरकार इस मध्य प्रदेश में रही। किसने मना किया था पैसा के प्रावधान रोकने के लिए? और कहते थे कि राजीव गांधी का सपना है पंचायती राज की व्यवस्था। तो भाई किसने रोका था आपको पैसा हिट के प्रावधान लागू करने के लिए? आज जनजातीय क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा एनीमिया से लेकर उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी आपने पूरी सूची गिना दी विकास कामों की 2003 से लेकर अभी तक 23। जी बिल्कुल ठीक बात है। उसी पर मैं रिएक्शन भी ले लेता हूं संतोष गौतम जी का। जी बिल्कुल ठीक बात है। संतोष गौतम जी, 2003 से लेकर क्या बदलाव हुआ है? पंकज जी कहते हैं कि भाई धरातल पर है, जमीन पर है। अर्थव्यवस्था देख लीजिए, कृषि अर्थव्यवस्था पर गौर कर लीजिए। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है प्रशांत जी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का एक लंबा शासनकाल रहा है। 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश में शासन रहा है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन मध्य प्रदेश आज भी बीमारू राज्य की श्रेणी से उबर नहीं पाया। अगर इसकी तुलना आज भी बिहार और झारखंड से हो रही है तो इसका सबसे बड़ा जो अपराधी है वो शिवराज सिंह चौहान है। तो कंस मामा के जो कलयुगी अवतार है, भ्रष्टाचारी मामा, उनकी वजह से इस प्रदेश को व्यापम की वजह से बदनाम होना पड़ा, ई टेंडरिंग की वजह से बदनाम होना पड़ा, रेत के अवैध उत्खनन की वजह से बदनाम होना पड़ा, और तो और बच्चों के पोषण आहार का पैसा जो खा रहे हैं वो लोग आज अगर विकास की बात, संतोष जी, जो दावे पंकज जी कर रहे हैं उनमें आपको कोई दम नजर नहीं आता क्या? सड़क, बिजली, सिंचाई, कृषि? नहीं बिल्कुल वही मैं बात बता रहा हूं। ये जो पंकज जी ने दावे गिनाए ना, ये सब कागजी दावे हैं और जो एजेंसियां हैं ये फर्जी एजेंसियां हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन मैं साफ कहता हूं कि ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। ये सब झूठे आंकड़े और झूठी एजेंसियों के माध्यम से जिस प्रकार से ये अपने आप को विकास के पथ पर बढ़ता दिखा रहे हैं, दरअसल ये सारी बातें झूठी हैं। अगर किसी योजना के लिए केंद्र से पैसा आता है तो यहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 50% कमीशन की ये सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो गई है कि इसे अपने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए सतपुड़ा भवन में आग लगानी पड़ गई, क्योंकि इनको पता है कि जो 3 महीने बाद चुनाव परिणाम आएंगे वो हमारे विपरीत होंगे। इसके बाद एक एक भ्रष्टाचारी जेल की सीखचों के पीछे होगा। ये भ्रष्टाचारी कौन है? ये भ्रष्टाचारी वही है जिनके बारे में व्यापम के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने जेल के सीखचों के पीछे से बोला था कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछली सलाखों के पीछे होगी। ये वही बड़ी मछली है जो मध्य प्रदेश के विकास का पैसा हड़प कर, बच्चों के पोषण आहार का पैसा हड़प कर, गरीबों का पैसा हड़प कर, बेरोजगारों का पैसा हड़प कर पूरी अपनी तिजोरी भरना चाहती है, अपनी नोट गिनने की मशीनें चालू रखना चाहती है। एक प्रदेश में नया टैक्स चला है, वो भी बता दूं। अभी तक हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स से परेशान थे, लेकिन प्रदेश में साधना टैक्स की बहुत चर्चा है। ये साधना टैक्स क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहूंगा। प्रदेश में व्यापक चर्चा है, ट्रांसफर में, अधिकारियों के ट्रांसफर में ये साधना टैक्स बताइएगा। आप कह रहे हैं कि सब कुछ बदलने वाला है 2023 में। आप लोग जमीन पर नजर नहीं आते हैं,
बीजेपी बड़ी बड़ी यात्राएं कर रही है, आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, सवाल ये कि जमीन पर आप नहीं। हैं कहां? ये कौन कह रहा है प्रशांत जी? ये कौन निर्धारित कर रहा है कि हम जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं? एक एक मुद्दे पर हम जमीन पर नजर आ रहे हैं। हमारी जमीनी तैयारियां इतनी है कि रोज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आ रहे हैं कांग्रेस को ज्वाइन करने। अगर हम जमीन पर नजर नहीं आ रहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम में क्या नजर आ रहा है कि वो हमारे पास आ रहे हैं? ठीक, चल ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी शायद रिएक्शन देना चाहते थे। पंकज जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन दिनेश जी दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि भाई दिख रहा है, कुछ चीजें दिख भी रही हैं। हो सकता है कि भाई कुछ मसले हों जो लंबे 18-20 साल में स्वाभाविक है कि जनता के जहन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन क्या वाकई जमीन पर दोनों सियासी दल आपको बराबर नजर आते हैं? दूसरा, अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ गंभीरता, कुछ दूसरी ओर भी कुछ इशारा करता है क्या? देखिए प्रशांत जी, दोनों राजनीतिक दलों का चरित्र अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि वो 5 साल 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, और अभी भी आप देखिए कि उनका प्री इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। 39 सीटों के कैंडिडेट आ चुके हैं, वो अपनी तैयारी पूरी कर। कांग्रेस का चरित्र ये है कि वो आखिरी समय तक नॉमिनेशन की डेट तक कैंडिडेट अनाउंस करती रहती है, तो वो उसके अनुसार चल रही है। इन दोनों के बीच में वोटर है जो अपना माइंड सेट किए हुए है, सारी चीजें देख रहा है, किस तरह से फ्री वीज अपने यहाँ हो रही है, बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, वो सब कुछ वोटर देख रहा है। क्योंकि कोई भी दौरा करे, कुछ भी करे, देखिए एक जो उनकी ऑफेंसिव कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उससे लगता जरूर है कि इलेक्शन में ये जो है कैंपेन में ये आगे हैं तो शायद स्थिति मजबूत है, कांग्रेस पिछड़ रही है। लेकिन 2018 को हमको एक बेंचमार्क रखना चाहिए कि इसी तरह की स्थिति थी। जन आशीर्वाद यात्रा तब भी निकली थी, 2013 में भी निकली थी। 13 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली, 18 में नहीं मिली। तो वोटर का जो माइंड है, उसके जो मुद्दे हैं, उसका मुद्दा हो सकता है कि बंटाधार अभी भी दिमाग में हो, क्योंकि जनरेशन बदल चुकी है। हो सकता है जो पैसा एक्ट की बात हो रही उसमें आदिवासी वर्ग संतुष्ट हो असंतुष्ट हो, उसको भी पता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है, जो लागू किया है, उसके कितना लाभ मिल रहा है। तो सबके अलग अलग मुद्दे, लेकिन सबके मुद्दों के बीच में महत्वपूर्ण है वोटर का मुद्दा। वोटर का मुद्दा क्या है? क्या वो उसको करप्शन का कोई मुद्दा नहीं है क्या? उसके जहन में कोई चीज नहीं है क्या? गुड गवर्नेंस की जो बात होती है निचले स्तर पर, क्या उसकी सारी जो समस्याएं थी गुड गवर्नेंस के जरिए सुलझ गई हैं क्या? तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो इस वक्त दिखाई नहीं देंगे प्रशांत जी। यदि हम इस वक्त के कैंपेन को देख के कोई नतीजा निकालना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि नवंबर में तो फिर जो है हम कुछ केवल भविष्यवाणी अभी से करेंगे तो नवंबर के नतीजे हम फिर कैसे बताएंगे? जी, बड़ी बड़ी बात आपने कही है, 2-3 मसले आपने उठाए हैं। पंकज जी रिएक्शन जरूर दीजिएगा आप दिनेश गौतम, माफ कीजिएगा संतोष गौतम जी की बात पर, लेकिन एक फ्री बीज का जिक्र किया आप। भाई जो फ्री योजना है, क्या आप लोगों को अपने काम पर भरोसा नहीं है क्या? क्या आपको अपनी कैंपेन पर भरोसा नहीं है क्या, जो आपको मुफ्त की योजनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है? प्रशांत जी, हमारे लोकतंत्र में 2 प्रकार की सरकारें काम करती हैं। ऐसा कहेंगे सरकार 2 प्रकार के काम करती है, एक विकास के काम और दूसरा हितग्राही मूलक योजनाओं के काम। क्या लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरू करी इस मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक योजना, आज लाडली लक्ष्मी का फेज 2 चल रहा है। लाडली बहना तो चल ही रही है, लाडली लक्ष्मी का फेज 2 चल रहा है। इसको हम फ्री बीज बोलेंगे या हितग्राही मूलक योजना बोलेंगे? क्या परिभाषा? ये मीडिया का गड़ा शब्द है फ्री बीज। मैं आज तो आप 52 से लेकर अब तक आ जाइए, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था, कौन सा राजनीतिक दल जिसने हितग्राही मूलक योजनाओं की बात नहीं करी है सर? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं करते हैं। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां 1.25 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को, जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक की है, उनको लाडली बहना की पात्रता के अनुसार अब 1250 रुपए प्रति माह भुगतान हो रहा है। 3 सफल भुगतान कर चुके हैं। जितना 1217 करोड़ रुपए प्रति माह का भुगतान होके चौथा माह आ रहा है, तब कांग्रेस कहती थी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ राजीव गांधी के समान भ्रष्टाचार की बात नहीं स्वीकार करते कि कांग्रेस में चोरी होती थी 85 पैसे की, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। ठीक बात है, आप 1250 नहीं हो सकता है, अब सर किसी अगले टर्म में 1500 भेजें, ठीक है, जैसा वादा करें। लेकिन सवाल जो है वो उसका उत्तर नहीं आया। ये आ रहा हूं सर, इसे आप फ्री बीज क्यों ना कहें, ये मुफ्त की योजना हम क्यों ना कहें इसे? उत्तर तो लीजिए सर। मैंने इसलिए कहा कि फ्री बीज कैसे सर? ये फ्री बीज शब्द आप मीडिया का, आप यानी मीडिया का गढ़ा हुआ आएगा।
मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 52 से लेकर हम 2023 तक आ गए, दोनों दायित्व सरकारों के, डेवलपमेंट करना, हितग्राही मूलक योजनाओं की बात करना। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी अब शुरू करी थी, अब पार्ट 2 शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के किसानों की यदि इनके झूठ के कारण, करप्शन एक्ट के झूठ के कारण यदि वो ब्याज न भर पाए, डिफॉल्टर हो जाए, तो हमारा जिम्मा उनको ब्याज के डिफॉल्टर के दंड से मुक्त कराना, हमारा जिम्मा अवैध कॉलोनियों को वैध करना। हम वो काम कर रहे हैं, तो फ्री बीज थोड़ी है सर ये। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे, तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इनको याद हो या ना याद हो। इसके पहले जब सरकार थी, संघर्ष में बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगाए कांग्रेस की तत्कालीन विपक्ष ने। बीजेपी की सरकार बनी 15 महीने की, जयवर्धन सिंह नगरीय भ्रष्टाचार मंत्री, महेंद्र परमार कांग्रेस के तराना के विधायक, सवाल संघर्ष घोटाले का, उत्तर देते विभागीय मंत्री के संघर्ष में कोई घोटाला नहीं हुआ है, ऑन रिकॉर्ड विधानसभा पर है। 6 तो 15 महीने में किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एक कोई प्रकरण बताएं। चलो छोड़ दीजिए सरकार, 3 साल से विपक्ष में हो, कोई प्रमाण लेकर आओ, यहां बैठकर झूठी बातें करना। अरे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, राफेल घोटाला, चीन के साथ जासूसी, रतुलपुरी कौन है जानते हैं? चल ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी रिएक्शन लेंगे। संतोष गौतम जी, वाकई अगर कोई आरोप लगाते हैं तो फिर तथ्यों को भी लेकर आइए ताकि उसको और आगे बढ़ाया जा सके। संतोष जी, दूसरा जी, ठीक बात है संतोष जी, बिल्कुल तथ्य लेकर आइए। एक फ्रीबीज का जिक्र किया तो सुन लीजिएगा, दिनेश गुप्ता जी ने, ठीक है, दिनेश गुप्ता जी ने फ्रीबीज का जिक्र किया था, आप भी उसी ट्रैक पर हैं। फ्रीबीज किनको दे रहा है? फ्रीबीज दे रहा है जिन्होंने व्यापम में घोटाला किया, नहीं आप भी उसी ट्रैक पर हैं संतोष जी। और जो पोषण आहार में पैसा खा जा रहे हैं वो फ्रीबीज है। अपने दोस्तों का अमीर बनाने वाला जो भ्रष्टाचारी मामा है, जो इस प्रदेश में साधना टैक्स लगाया हुआ है, वो दरअसल में फ्रीबीज उनको दे रहा है जो उसको चाहते हैं। वो खुद भी पैसा खा रहा है, भ्रष्टाचारियों को भी पैसा खिला रहा है। तो ऐसा भ्रष्टाचारी कंस मामा प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नवंबर के अंदर जब परिणाम आएंगे, दिसंबर में जब परिणाम आएंगे, तो ये सरकार बाहर होगी। और ये 150 सीटों का दावा क्यों कर रहे हैं? पहले तो 200 सीटों का दावा कर रहे थे, अभी 150 सीटों का दावा कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे, इनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक जाएगी और निश्चित रूप से परिणाम वही आएंगे जो कर्नाटक में आए। ये अमित शाह जो झूठा चाणक्य बनता है, फर्जी चाणक्य, सुन भी लीजिए, बता देना चाहता हूं कि कर्नाटक में ये हारे हैं, हिमाचल में हारे हैं, तो यहाँ आकर फर्जी चाणक्य बना ज्यादा चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है कि इस प्रदेश को लूटने का, इस प्रदेश की बर्बादी का यदि कोई जवाबदार है। ठीक है, आप दूसरे रिक्वेस्ट से शांत हो जाए प्लीज, मतदान के दिवस शांत हो जाए। मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, दिनेश गुप्ता जी, ठीक है, जिनका जिक्र आप कर रहे थे दिनेश गुप्ता जी, मुफ्त की योजनाएं, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि हम कहें तो तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में आ गया, आम आदमी पार्टी जनक फ्रीबीज का। दिनेश गुप्ता जी, दोनों को जवाब देंगे, करप्शन ना तो बंटाधार दोनों को। करप्शन आवाज आप तक पहुंच रही है? उत्तर देंगे प्रशांत जी, करप्शन ना तो बंटाधार दोनों को उत्तर देंगे। दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी प्रशांत जी, मुझसे प्रश्न। जी ठीक है संतोष जी, अपनी बात आप पूरी नहीं रख पाए थे। दिनेश जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो फ्रीबीज का जिसका जिक्र आपने किया था, दोनों एक ही ट्रैक पर हैं, कांग्रेस बीजेपी। तीसरा जो जनक है फ्रीबीज का, आम आदमी पार्टी, वो भी अब मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुका है। देखिए बिल्कुल, ये जो फ्री बीज का आप देख रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, ये आम आदमी पार्टी का एक डर इसे कहिए आप। आम आदमी पार्टी आ रही है, इसलिए आप पीछे वो होता है फ्री बीज दी जाए, क्योंकि उसने ये जो कल्चर डेवलप किया, ये कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। जो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चालू हुई थी, तो वो प्रोत्साहन स्वरूप थी। आपको जो कन्या भ्रूण हत्या का जो स्थिति थी मध्य प्रदेश में, वो गंभीर थी, उससे बाहर निकलना चाहता था मध्य प्रदेश। वो फ्री बीज की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन अब आप देखिए ना कि लगातार यदि आप नगद पैसा दे रहे हैं, नगद पैसा कब दिया जाता है? जब आपके सारे प्रयास विफल हो गए हो, जब आप कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बन गई, तो फिर नगद पैसा क्यों दे रहे हैं? आप किसानों को आप कह रहे हैं कि वो उनको पहले से इनकम बढ़ गई, तो फिर आप सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं? तो फिर उसी तरह की स्कीम्स जो है आप लाने के बजाय आप ऐसा करिए कि लोग आत्मनिर्भर होकर अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जो है अपनी आमदनी बढ़ाएं और काम करें। जी ठीक बात है। पंकज जी, जिक्र कर रहे थे आप 2003 से लेकर अभी तक के विकास कामों का। सवाल एक और भी है कि भाई जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सरकारों का जिम्मा होता है विकास का, कोई भी सरकार होती विकास तो होता। प्रशांत जी, मैंने तो उदाहरण रखा कि 2003 के पहले 10 साल की सरकार थी ना, 93 से 3 तक बंटाधार सरकार इस मध्य प्रदेश में, उनका भी जिम्मा था विकास का। क्या विकास हुआ था?
हम तो सर जनता को जनार्दन मानकर जा रहे हैं, विकास यात्रा, जन दर्शन यात्रा निकालकर जनता के बीच जा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, अभी आदरणीय अमित शाह जी आए थे पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कांग्रेस लेकर आए ना अपना रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि कांग्रेस को जनता रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। ये रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं करते, ये भ्रष्टाचारी लोग रेट कार्ड की बात करते हैं। रेट, इनको रेट चाहिए, हर चीज का रेट करप्शन हाथ में। उनकी इमेज थी जब केंद्रीय मंत्री था मिस्टर 20%। मैंने सीधा बताया कि जिस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हो, शीर्ष नेताओं की बात कर रहा हूं, जिस पार्टी की करप्शन नाथ की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा पड़ा, नजदीकी से करोड़ नगद बरामद हुई, क्या बीजेपी की कार्रवाई थी? चुनाव आयोग की कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, प्रकरण प्रचलन में तुगलक ढावलकांड, माल यहां से इकट्ठा किया और अपने आकाओं को भेजा। सब जानते हैं कि करप्शन नाथ सरकार के आका कौन थे, मालिक कौन थे, उनके पास माल गया। नेशनल हेराल्ड केस में लोग जमानत पर घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार। इसीलिए मैंने कहा कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता पर यदि आरोप का एक प्रमाण लेकर आए, चार्जिंग लेकर आ जाओ। संतोष जी से रिएक्शन ले लीजिए। संतोष जी इस पर कुछ कहेंगे? प्रमाण जी संतोष जी। देखिए, हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, प्रशांत जी, मैं क्या मोदी जैसे भ्रष्टाचारी की पार्टी से, शिवराज जैसी भ्रष्टाचारी के पार्टी के प्रवक्ता से क्या मैं ईमानदारी की उम्मीद रख सकता हूं? निश्चित रूप से संतोष जी, मेरी आपत्ति है कि अगर आप नाम ले किसी का, किसी नेता का, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी से हम ईमानदारी की उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों? जब पंकज चतुर्वेदी अगर कमलनाथ को करप्शन नाथ बताएंगे तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हम मोदी को अगर भ्रष्टाचारी बताएंगे तो उसमें आपत्ति है। 50% कमीशन की जो सरकार है वो इस प्रदेश की जनता ने उसका जाना तय कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने वाली है, सारे भ्रष्टाचारी जेल के भीतर होंगे, 50% का कमीशन राज समाप्त होगा और मोदी जैसा भ्रष्टाचारी तो अब कोई चमत्कार मध्य प्रदेश में दिखा नहीं पाएगा। अमित शाह जैसा तड़ीपार, उसका मैनेजमेंट यहाँ फेल होगा और निश्चित रूप से 150 के साथ झूठे आरोप क्यों लगाना? क्या लोग भूल गए अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को? लोग भूल गए रतुलपुरी को, मोजरबियर को भूले नहीं हम। आप बहुत बड़ा ईमानदार हो क्या? आपने करप्शन नाथ कैसे बोल दिया? अगर करप्शन नाथ बोला है तो कंस मामा है, भ्रष्टाचारी मामा है। पंकज जी, आपने भी मेरी आपत्ति है पंकज जी, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो तथ्य जरूरत नहीं थे। करप्शन नाथ है, मोजरबियर, रतुलपुरी, अगस्ता वेस्टलैंड, मोजरबिरी, रतुलपुरी, करप्शन नाथ, हम वो राजनीतिक जिन्होंने देश के चलिए ठीक है, आधी कमेंट दिनेश गुप्ता जी का लूंगा। अगर दिनेश जी आवाज अब आप तक पहुंच रही है, वाकई 23 में करप्शन मुद्दा है क्या? थोड़ा बहुत भी कोई हिस्सा है क्या करप्शन का मुद्दे के तौर पर? देखिए, करप्शन तो हमेशा मुद्दा होता है, लेकिन करप्शन जो जिसको हम देखते हैं ना कि गवर्नेंस में जो करप्शन होता है वो उस करप्शन को हमेशा मुद्दा रहता है। आप यदि आप देखेंगे ना नीचे ग्रामीण स्तर पर जाएंगे तो जो ये इलेक्शन कमीशन क्यों ट्रांसफर करता है 3 साल से जो अधिकारी केवल इन्फ्लुएंस के लिए नहीं करता, बहुत सारे कारण उसमें प्रशासनिक भी होते हैं। कई लोग उससे नाराज होते हैं, अधिकारियों से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके कारण भी ये अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। यदि आप लगातार एक ही जगह से बहुत शिकायतें आ रही है, सीएम हेल्पलाइन क्यों आपने शुरू की? इसीलिए शुरू की है कि आपको शिकायतें मिल रही है, बहुत सारी चीजें होती है, सरकार उस पर कॉग्निजेंस लेती है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दिनेश गुप्ता जी, पंकज चतुर्वेदी जी, संतोष गौतम जी। लेकिन स्वाभाविक है ऐसे मसले लगातार अभी उठते रहेंगे। एक और यात्रा का आगाज होना है, फिर चर्चा करने के लिए बैठेंगे, लेकिन डिबेट में आज बस इतना ही। धन्यवाद।